आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन में देखें तो हम लोगों ने साथियों पिछले सेशन में लॉक का मानव स्वभाव पर विचार देखा और लॉक का हम लोगों ने प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकारों पर विचार देखा साथियों, है ना। तो लॉक के हम इतने विचार देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लॉक का प्राकृतिक अवस्था पर विचार। जैसा कि हॉब्स ने भी प्राकृतिक अवस्था पर विचार दिया था, आप जानते हैं, वैसा ही लॉक ने भी प्राकृतिक अवस्था पर विचार दिया। ठीक है। और हम लोग भी देख लेंगे कि लॉक का सामाजिक समझौता क्या था, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है। साथ ही टॉपिक छोटे छोटे हैं, लेकिन यदि आप किसी किताब को पढ़ेंगे तो एक प्रकार से देखा जाए तो दो तीन तीन पेज में ये टॉपिक दे रखे हैं। आपको एक प्रकार से निष्कर्ष समझ में नहीं आएगा कि किसने क्या कहा, लेकिन यदि आप एक बार क्लास देख लेते हैं तो आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, टॉपिक डाल दीजिए साथियों, लॉक का प्राकृतिक अवस्था पर विचार। 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 तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हॉब्स ने भी प्राकृतिक अवस्था पर अपने विचार रखे थे। और हॉब्स ने, देखिए, हम लोग जब भी किसी टॉपिक पढ़ते हैं, अगर दो हैं, दोनों ने एक ही चीज़ पर विचार दी है अपनी, तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों को एक प्रकार से तुलना करके भी पढ़ सकते हैं। यदि हम तुलना करके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छा समझ में आएगा कि इसने क्या कहा तो इसके बाद इसने क्या कहा। जैसे हॉब्स ने जो विचार दिया प्राकृतिक अवस्था का, उसी विचार को उदारवादी रूप जो प्रदान किया वो लॉक ने प्रदान किया। तो देखते हैं हम लोग, हॉब्स जो थे साथियों, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को परस्पर संघर्ष और युद्ध की अवस्था बताया। हॉब्स ने क्या बताया प्राकृतिक अवस्था को? हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को परस्पर युद्ध और संघर्ष की अवस्था बताया, अव्यवस्था की अवस्था बताया, अव्यवस्था की अवस्था बताया, एक दूसरे से युद्ध की अवस्था बताया, एक दूसरे से युद्ध की अवस्था बताया। अर्थात कहा जाए तो हॉब्स जो थे, हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था है हमारी, प्राकृतिक अवस्था को कैसा बताया? बेकार बताया, बुरा बताया, है ना, बुरा बताया। समझे साथियों? मैंने आपको पढ़ाया है, तो हम निष्कर्ष पे बात कर रहे हैं कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को कैसा बताया? बुरा बताया, एक दूसरे से युद्ध की अवस्था बताया, अव्यवस्था की अवस्था बताया, परस्पर युद्ध की अवस्था बताया, संघर्ष की अवस्था बताया। समझे? किसने? हॉब्स ने। और वही लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को कैसा बताया? तो लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को अच्छा बताया साथियों। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था कैसे बताया? अच्छा बताया। लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था क्या है? प्राकृतिक अवस्था शांतिमय की अवस्था है। मनुष्य इसमें शांति से अपना जीवन काटता है। मनुष्य के पास जो प्राकृतिक अधिकार हैं, उन प्राकृतिक अधिकारों के चलते मनुष्य क्या रहता है? खुशहाल रहता है। कौन कहता है? लॉक कहता है। तो लॉक क्या क्या कहता है? लॉक ने कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो क्या है? एक शांतिमय की अवस्था है। लॉक का प्रसिद्ध कथन है, लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में परस्पर शांति, सहयोग, सद्भावना और प्रेम है। लॉक कहता है, लॉक का प्रसिद्ध कथन है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में परस्पर सहयोग, सद्भावना और प्रेम है, और प्रेम है। अर्थात कहा जाए तो लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को अच्छा बताया, अच्छा बताया। लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार विद्यमान हैं।
विद्यमान है। और इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों का व्यक्ति प्रयोग करके अपना खुशहाल रहता है, अपने जीवन में खुशहाल रहता है, प्रेम से रहता है मिलजुल कर। किसी से व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं है, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है। कौन कहता है? लॉक कहता है हमारा। लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में देखा जाए तो वैसे सभी सुविधाएं हैं, प्राकृतिक अवस्था में सभी सुविधाएं हैं, कोई असुविधा नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ असुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ असुविधाएं हैं, फिर भी कुछ क्या है? असुविधाएं हैं। जैसे लोग ने कहा कि यहाँ पर मानवीय सत्ता का अभाव है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मानवीय सत्ता का अभाव है। यहाँ ना तो कोई कानून बनाने वाला है और ना ही कोई कानूनों की व्याख्या करने वाला है। ना तो कोई कानून बनाने वाला है, ना ही कोई इन कानूनों की व्याख्या करने वाला है साथियों, व्याख्या करने वाला है। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून विद्यमान है, प्राकृतिक कानून विद्यमान है। और ये जो प्राकृतिक कानून है, ये प्राकृतिक कानून विवेक पर आधारित है। ये प्राकृतिक कानून किस पर आधारित है? तो ये प्राकृतिक कानून हमारे विवेक पर आधारित है। लॉक कहते हैं कि जो प्राकृतिक कानून है, इस प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक कानून है, ये क्या है? ये पूर्व राजनीतिक है। यानी कि जो प्राकृतिक अवस्था है, एक प्रकार से कहा जाए तो प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है, पूर्व राजनीतिक है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। कौन कहते हैं? लॉक ने कहा साथियों, लॉक ने कहा। तो चलिए हम लोग एक बार लिखते हुए चलें। देखिए साथियों, जहां होब्स ने प्राकृतिक अवस्था को परस्पर संघर्ष और युद्ध की अवस्था, परस्पर संघर्ष और युद्ध की अवस्था तथा अव्यवस्था की व्यवस्था बताया, अव्यवस्था की व्यवस्था बताया, अव्यवस्था की व्यवस्था बताया। वही लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को शांतिमय की अवस्था बताया। शांतिमय, कैसी? शांतिमय की अवस्था बताया, शांतिमय की अवस्था बताया, किसकी भैया? शांति में, बिल्कुल शांति से मानव जीवन यहाँ पर क्या करता है? व्यतीत करता है अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ, है ना। चलिए, यहाँ पर लॉक ने एक प्रसिद्ध कथन कहा। लॉक का प्रसिद्ध कथन है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य परस्पर शांति, सहयोग, सद्भावना एवं प्रेम है। लिखिए, लॉक का प्रसिद्ध कथन है, लॉक का प्रसिद्ध कथन है, लॉक का प्रसिद्ध कथन है कि प्राकृतिक अवस्था में
मनुष्य में परस्पर सहयोग, सद्भावना, चलिए, तो मैंने लॉक का प्रसिद्ध कथन क्या है, तो लॉक का प्रसिद्ध कथन है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में परस्पर सहयोग, सद्भावना, सद्भावना तथा प्रेम है, तथा क्या है, प्रेम है। किसने कहा, तो लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में परस्पर सहयोग, सद्भावना तथा प्रेम है। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास, लिखिए, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार विद्यमान है। तो प्राकृतिक अवस्था में क्या है, प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार विद्यमान है। इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए मनुष्य आपस में सहयोग और प्रेम के साथ रहता है। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। तो किसी को कोई शिकायत नहीं है साथियों। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में कोई असुविधा नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में कोई असुविधा नहीं है, कोई असुविधा नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। फिर भी कुछ असुविधाएं हैं, फिर भी कुछ असुविधाएं हैं, फिर भी कुछ असुविधाएं हैं। फिर भी कुछ असुविधाएं हैं। जैसे
प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में मानवीय सत्ता का अभाव है। मानवीय सत्ता का अभाव है। कहा जाए तो कोई शासक, कोई एक व्यक्ति, कोई सरकार, यानी कि कोई शासक नहीं है। ये जो प्राकृतिक कानून है ये विवेक पर आधारित है। ये क्या है? ये विवेक पर आधारित है। इसलिए कोई नहीं मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। तो इसीलिए हॉब्स ने भी कहा था कि हॉब्स कहते हैं कि भैया इस प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं हमें सामाजिक समझौते की आवश्यकता है। और सामाजिक समझौते के चलते हॉब्स ने भी अपना एक निरंकुश राजा बनाया था, जिसे हम निरंकुश राजतंत्र भी कहते हैं। वो उसी का परिणाम था। चलिए साथियों, तो मैंने आपको बताया कि जैसे प्राकृतिक अवस्था में मानवीय सत्ता का अभाव है, अर्थात ना तो कोई कानून बनाने वाला है और ना कोई कानून की व्याख्या करने वाला है। अर्थात ना तो कोई कानून बनाने वाला है, कानून बनाने वाला है, और ना ही कोई इनकी व्याख्या करने वाला है। इनकी व्याख्या करने वाला है, व्याख्या करने वाला है। तो ना ही कोई इनकी व्याख्या करने वाला है, इनकी व्याख्या करने वाला भी कोई नहीं है। तो लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून विद्यमान है, लेकिन जो प्राकृतिक कानून है वो विवेक पर आधारित है। इसलिए मैंने कहा कि ना कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। मैं जरा इसे, चलिए आ जाएगा इतना तो कि लॉक के अनुसार, लॉक के अनुसार, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में जो कानून है, जो कानून है वे विवेक पर आधारित है, विवेक पर आधारित है। वे क्या हैं? वे विवेक पर आधारित है साथियों। वे कानून किस पर आधारित है? विवेक पर आधारित। लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं। थोड़ा सा और है, लिख लीजिए एक लाइन। लॉक का मानना है, लॉक का मानना है कि 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 प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, पूर्व राजनीतिक है, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं, पूर्व सामाजिक नहीं। कौन कहते हैं? तो लॉक कहते हैं सर, लॉक कहते हैं। अर्थात कहा जाए तो लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को अच्छा बताया है, अच्छा बताया है। वही हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को कैसा बताया? तो हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को बुरा बताया। मैंने जैसा कि आपको लिखवाया कि हॉब्स ने क्या करा, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को कैसा माना? हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को परस्पर युद्ध और संघर्ष की अवस्था माना, अव्यवस्था की अवस्था माना, अव्यवस्था की अवस्था माना, अविश्वसनीय अवस्था माना। क्योंकि यहाँ जो लोग थे वो, उनमें विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं करते थे वो एक दूसरे के ऊपर।
समझे। तो हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को बुरा बताया, परस्पर युद्ध की अवस्था बताया, परस्पर युद्ध की अवस्था बताया, एक दूसरे से संघर्ष की अवस्था बताया, अव्यवस्था की अवस्था बताया कि व्यवस्था ही नहीं थी। वही लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को शांतिमय अवस्था बताया, शांतिमय अवस्था बताया। लॉक का प्रसिद्ध कथन है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में परस्पर सहयोग, सद्भावना और प्रेम है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में परस्पर सहयोग, सद्भावना और प्रेम है। कौन कहते हैं? लॉक ने कहा। लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के क्या है, कुछ प्राकृतिक अधिकार विद्यमान हैं और इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करके प्रत्येक मनुष्य आपस में परस्पर सहयोग के साथ रहता है। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है इसमें। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। लोग कहते हैं कि वैसे तो प्राकृतिक अवस्था में कोई असुविधा नहीं है, कोई असुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ असुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ असुविधाएं हैं। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मानवीय सत्ता का अभाव है। मानवीय सत्ता का अभाव अर्थात कोई शासक इसमें नहीं है, ना तो कोई कानून बनाने वाला है, ना तो कोई कानून बनाने वाला है और ना ही कोई कानूनों की व्याख्या करने वाला है, और ना ही कोई कानूनों की व्याख्या करने वाला है। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून है, प्राकृतिक कानून है, और ये जो कानून है ये विवेक पर आधारित है साथियों। ये कैसे है? ये विवेक पर आधारित है। कोई ने मानता है तो कोई ने नहीं मानता है। इसमें मानवीय सत्ता का अभाव है, अर्थात कोई फोर्सफुली इसे लागू नहीं करवाता। जिसका मन करता है वो मानता है, जिसका मन नहीं करता है वो निरंकुश बन जाता है, वो नहीं मानता है। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था क्या है? पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनीतिक है, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं। लोग कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो पूर्व राजनीतिक है, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून है, लेकिन प्राकृतिक कानून है लेकिन प्राकृतिक अधिकार नहीं थे। प्राकृतिक अधिकार नहीं थे। किसने बताए? हॉब्स कहता था। हॉब्स कहता था कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून है, और उसने कितने प्रकार के? उसने 19 प्रकार के कानून भी बताए थे। लेकिन साथियों हॉब्स ने यह भी कहा था कि इस पर प्राकृतिक अवस्था में अधिकार नहीं है कोई भी, लेकिन कानून है। 19 प्रकार के कानून बताए उसने। लेकिन लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में जो कानून है, प्राकृतिक अवस्था में जो कानून है, उन कानूनों का प्रयोग करने वाला कोई नहीं है। हो सकता है कोई प्रयोग करे, कोई प्रयोग ना करे। तो इसी का रास्ता लॉक ने भी सामाजिक समझौता निकाला। इसी का रास्ता लॉक ने भी सामाजिक समझौता निकाला, अर्थात एक हम किसका गठन करेंगे? सरकार का गठन करेंगे, राज्य बनाएंगे सामाजिक समझौते के चलते। लेकिन हॉब्स ने भी इसी का रास्ता क्या निकाला था? प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने का उसने भी निकाला था। क्या? उसने भी रास्ता निकाला था सामाजिक समझौता। लेकिन अब विचार आता है हमारा लॉक का सामाजिक समझौते पर। उसी में थोड़ी सी तुलना कर लेंगे हम हॉब्स के सामाजिक समझौते पर, है ना। हॉब्स के सामाजिक समझौते पर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे। तो साथियों चलिए टॉपिक डाल दीजिए। थोड़ा टाइम का अभाव है तो कोशिश करेंगे हम जल्द आपके टॉपिक निपटाए जाए। दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए आपको।
चलिए साथी टॉपिक डाल दीजिए आप लोग। कौन सा टॉपिक डालेंगे आप लोग? लॉक का सामाजिक समझौते पर विचार। लॉक का सामाजिक समझौते पर विचार। लॉक का सामाजिक समझौते पर विचार। देखिए साथियों, आजकल के जो टीचर हैं, मैं आपको बता दूं कि जो आजकल के जो हमारे विद्वान शिक्षक हैं भारत में, तो वो तो भाई इस समय पीपीटी से पढ़ा रहे हैं। बहुत से कुछ टीचर हैं वो पीपीटी से पढ़ाते हैं, कुछ हमारी तरह पढ़ाते हैं। तभी अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल है, अनुभव है, अपना अपना नज़रिया होता है पढ़ाने का। हमारा कुछ ऐसा है, कुछ आते हैं पीपीटी लाते हैं, बच्चों ये लॉक का सामाजिक समझौता है, ये है और वो है, सब कुछ बता के चले जाते हैं। उसमें बच्चे के जो माइंड है उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। जो हमारे विद्यार्थी हैं उसके जो माइंड है, जो कॉपी पेन लेकर के वो बेचारा बैठा है, उसके दिमाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हम लिख करके एक एक बात बोल करके यदि हम समझाएंगे तो कहीं ना कहीं उस विद्यार्थी के दिमाग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा साथियों। अब जब लोग फेमस हो जाते हैं तो वो फिर अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं साथियों। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से क्लास ज्वाइन करें, अच्छे से क्लास लेवें, ताकि आप लोगों के जीवन में कुछ अच्छा हो, आप जल्द से जल्द सिलेक्शन पा जाएं। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने का जो स्रोत, हॉब्स ने भी सामाजिक समझौता बताया और लॉक ने भी सामाजिक समझौता बताया, लेकिन दोनों के सामाजिक समझौते में अंतर है। लेकिन साथियों, दोनों के सामाजिक समझौते में अंतर है। हॉब्स के सामाजिक समझौते में और लॉक के सामाजिक समझौते में बहुत अंतर है साथियों। जहां हॉब्स का सामाजिक समझौता कैसा था, जहां हॉब्स का सामाजिक समझौता जो था वो एक पक्षीय था साथियों। हॉब्स का सामाजिक समझौता कैसा था? वो एक पक्षीय था। अर्थात कहा जाए तो केवल व्यक्तियों के बीच में ही समझौता हुआ था, व्यक्तियों और सरकार के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ था। हॉब्स ने जो समझौता प्राकृतिक अवस्था से निकलने का समझौता बताया, सामाजिक समझौता बताया, वो समझौता एक पक्षीय कहलाया। अर्थात कहा जाए तो इसी समझौते के अंतर्गत राज्य भी बना, इसी सरकार के अंतर्गत इसी समझौते के अंतर्गत सरकार भी बनी, इसी समझौते से नागरिक समाज भी बना, नागरिक समाज भी बना। इन तीनों को हॉब्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी। किसकी? कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी। हॉब्स ने कहा था, हॉब्स के सामाजिक समझौते में क्या कहा गया कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोग, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोगों ने समझौता किया। क्या समझौता किया? कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार, जिस प्रकार मैं अपने प्राकृतिक अधिकार, आप जानते कि उस समय प्राकृतिक अधिकार थे, कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप रहा हूं, एक समूह में सौंप रहा हूं, ठीक उसी प्रकार आप भी, यानी कि तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप दो, एक व्यक्ति में सौंप दो। लेकिन साथियों, ये जो था ये एक पक्षीय था। इसका मतलब व्यक्ति व्यक्तियों में समझौता हुआ था, यानी कि सरकार में और व्यक्तियों में कोई समझौता नहीं हुआ था। तो सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार और शक्तियां एक समूह में, एक व्यक्ति में सौंप दिए। इससे क्या हुआ? इससे राज्य भी बना, सरकार भी बनी और नागरिक समाज भी बना। और साथियों, जब ये सरकार बनी, जब ये राज्य बना, हॉब्स के द्वारा जो सामाजिक समझौता बताया गया, जब इसमें राज्य सरकार बनी तो ये निरंकुश भी हो सकती थी, निरंकुश भी हो सकती थी। एक प्रकार से कहा जाए तो इसकी प्रभुसत्ता ने नागरिकों को एक प्रकार से बांध दिया, अपने बंदिश कर लिया, बंधन में डाल लिया नागरिकों को। नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता को कोई ख्याल नहीं रखा गया। अर्थात कहा जाए तो नागरिकों ने राज्य यानी कि सरकार से कोई भी शर्त नहीं रखी, कोई भी शर्त नहीं रखी। चलिए मैं आपको एक डायग्राम बना के बता दूं, हॉब्स का भी बना दूं और उसका भी बना दूं, लॉक का भी, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये बना रहा हूं हॉब्स का, हॉब्स का सामाजिक समझौता।
हॉब्स का सामाजिक समझौता का। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये क्या था। इन्होंने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी लोगों ने, प्राकृतिक अवस्था ये क्या है, हमारी प्राकृतिक अवस्था है। ये क्या है, हमारी प्राकृतिक अवस्था है। तो प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग जितने भी रह रहे थे, इन लोगों ने क्या करा, ये लोग हैं, ये क्या हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप रहा हूं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप दो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप रहे हैं, एक व्यक्ति में सौंप दिए, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति या एक समूह, ऐसे सौंप दिए, इसमें सौंप दिए। जब तो मैंने आपको बताया कि सभी व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार शक्तियां इस व्यक्ति में सौंप रहा हूं, इस समूह में सौंप रहा हूं, आप भी उसी प्रकार से, यानी कि तुम भी उसी प्रकार से इस समूह में अपने अधिकार और शक्तियां सौंप दो, सौंप दो। तो साथियों, ये जो समझौता था, ये जो हॉब्स का सामाजिक समझौता था, ये कैसा था, ये एक पक्षीय था। कैसा था, एक पक्षीय था। एक पक्षीय का मतलब है केवल व्यक्तियों के बीच ही समझौता हुआ था, केवल व्यक्तियों के बीच समझौता हुआ था, केवल व्यक्तियों के बीच समझौता, केवल व्यक्तियों के बीच समझौता हुआ था। ये सरकार और व्यक्तियों के बीच कोई समझौता नहीं, केवल व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ था, समझे। और इसी समझौते से क्या बना था, इसी समझौते से राज्य बना था, और इसी समझौते से क्या बना, सरकार बनी। इसी समझौते से नागरिक समाज बना, नागरिक समाज बना। अर्थात हॉब्स ने इन तीनों को कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी, कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी, समझे। तो ये जो व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच जो समझौता हुआ था, व्यक्तियों में, इन्होंने सरकार से कोई, यानी कि कोई भी राज्य से या फिर सरकार से शर्त नहीं रखी थी, शर्त नहीं रखी थी साथियों। ये सशर्त नहीं हुआ था। अर्थात कहा जाए तो ये जो समझौता था, ये व्यक्तियों और राज्यों में सशर्त नहीं हुआ था, सशर्त नहीं हुआ था, केवल व्यक्तियों में समझौता हुआ था, इसलिए इसे एक पक्षीय कहेंगे। यदि व्यक्ति में भी समझौता हो और व्यक्तियों एवं सरकार में समझौता हो कि अगर हम शक्तियां सौंप रहे हैं तो आपको इनका निर्वहन और हमारे अनुसार करना होगा, हमारे अनुसार करना होगा, सशर्त करना होगा, हमारी ये शर्तें हैं, इसके आधार पर करना होगा, तो उसे हम द्विपक्षीय बोलेंगे, उसे हम द्विपक्षीय बोलेंगे, द्विपक्षीय बोलेंगे। तो साथियों, ऐसे ही हॉब्स का जो इनके लॉक का समझौता क्या था, लॉक ने भी अपना समझौता दिया। लॉक ने क्या कहा, मैं इसी से बना दूं। देखिए, जो लॉक था, लॉक ने भी ऐसी कहा। लॉक में और इसमें अंतर है। लॉक का जो समझौता था वो द्विपक्षीय था, लॉक का समझौता था वो द्विपक्षीय था। अर्थात व्यक्तियों ने भी समझौता किया और व्यक्ति एवं सरकार के बीच भी समझौता हुआ, सशर्त समझौता हुआ, ताकि निरंकुश ना बन जाए, ताकि निरंकुश राजा ना बन जाए। और जब निरंकुश राजा बन जाएगा तो व्यक्ति की बात नहीं मानेगा। तो प्राकृतिक अवस्था में लोग रह रहे हैं, यहां पर भी यही बना दीजिए। इन्होंने समझौता करा आपस में कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां सौंप रहा हूं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप दो। ये लीजिए साहब, सौंप दें। इससे क्या बना, इससे राज्य बना, इससे राज्य बना, इससे राज्य बना साथी, राज्य या सरकार बनी राज्य या सरकार बनी। लेकिन ये जो समझौता किया था इन लोगों ने,
एक तो इन्होंने व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच समझौता कर लिया, इससे राज्य और सरकार बन गई। लेकिन एक समझौता इन लोगों ने सरकार से करा, एक समझौता इन्होंने राज्य या सरकार से भी करा, एक समझौता इन्होंने यहां से करा, किससे? राज्य या सरकार से भी करा। इसलिए ये जो समझौता था ये कैसा था? ये द्विपक्षीय कहलाया। द्विपक्षीय कैसे कहलाया? द्विपक्षीय। लॉक का समझौता लिखवाऊंगा साथियों अभी, लेकिन समझते नहीं। लॉक का समझौता द्विपक्षीय था, द्विपक्षीय था। एक समझौता व्यक्तियों के बीच हुआ और दूसरा समझौता व्यक्तियों एवं सरकार के बीच हुआ, व्यक्तियों एवं सरकार के बीच हुआ। कहा जाए तो ये जो सरकार बनी ये सशर्त सरकार बनी। तो इसका जो था ये द्विपक्षीय सरकार बनी, यानी कि द्विपक्षीय समझौता था। किसका? लॉक का। होप्स का समझौता एक पक्षीय था, लॉक का समझौता कैसा था? द्विपक्षीय था। और इसमें सरकार कैसी बनी? जब एक बात बताइए, अगर होप्स की तरह हम समझौता करते तो सरकार कैसी बन जाती? यहाँ पर असीमित सरकार बनती है हमारी। सरकार कुछ भी कर सकती थी, राजा कुछ भी कर सकता था। लेकिन लॉक ने जो समझौता दिया, सामाजिक समझौता है, इसमें सरकार कैसी बनी? इसमें सरकार सीमित बनी। इसमें सरकार कैसी बनी? इसमें सरकार सीमित बनी। अर्थात लॉक ने सीमित सरकार का समर्थन किया। तो सीमित सरकार का जनक किसे कहा जाता है? या फिर संवैधानिक सरकार। सीमित सरकार का अर्थ ही होता है संवैधानिक सरकार, या फिर संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? सीमित सरकार। ये क्वेश्चन भी पूछा था यूपीपीसीएस में साथियों कि संवैधानिक सरकार का क्या आशय है, संवैधानिक सरकार से आपका क्या आशय है? तो सीमित सरकार, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो लॉक को कहा जाता है। साथियों अब लिखिएगा साथियों लॉक के सामाजिक समझौते में आप लिखिएगा। चित्र वित्र आपने बना लिया होंगे, ये द्विपक्षीय था और ये एक पक्षीय था। ठीक है, आप लिखिएगा इसमें जरा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी बात। साथियों ये टॉपिक मैं आपको एक बार और पुनः पढ़ा दूंगा। कब? जब मैं रूसो कंप्लीट कर दूंगा और एक वीडियो बना दूंगा कि हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझौते में तीनों में क्या क्या अंतर थे, तीनों में क्या क्या अंतर थे। चलिए साथियों लिखिएगा जरा आप लोग, लिखिएगा। सामाजिक समझौते का विचार सर्वप्रथम हॉब्स ने रखा। सामाजिक समझौते का विचार सर्वप्रथम हॉब्स ने दिया, लेकिन इसे उदारवादी का मतलब होता है जो व्यक्तिवादी हो, अर्थात जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता के बारे में बात करे, तो इसलिए इसी उदारवादी था, है ना। ये क्या था? उदारवादी समझौता। तो हॉब्स ने सर्वप्रथम सामाजिक समझौते का विचार दिया, लेकिन इसे उदारवादी रूप जो प्रदान किया या फिर उदारवादी आधार जो प्रदान किया वो लॉक ने किया। लेकिन इसे उदारवादी आधार लॉक ने प्रदान किया। लेकिन इसे उदारवादी आधार जो प्रदान किया वो किसने प्रदान किया? तो लॉक ने प्रदान किया। उदारवादी आधार किसने प्रदान किया साथियों? तो लॉक ने प्रदान किया। हॉब्स के अनुसार केवल एक ही समझौता हुआ। हॉब्स ने जो समझौता किया, हॉब्स के अनुसार
हॉब्स के अनुसार केवल एक ही समझौता हुआ लेकिन समझौता हुआ इसी समझौते से, लिखिए, इसी समझौते से राज्य भी बना, इसी समझौते से राज्य, सरकार और नागरिक समाज बना। इन तीनों को हॉब्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। इन तीनों को हॉब्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। तो इन तीनों को हॉब्स ने किसकी संज्ञा प्रदान करी? साथियों, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हॉब्स की पुस्तक का क्या नाम था? हॉब्स की पुस्तक का क्या नाम था? आप हॉब्स की पुस्तक भी बताइएगा, प्लस ये बताइएगा कि हॉब्स ने उस पुस्तक का नाम क्यों रखा, यानी कि उसको, चलो मैं आपको बता ही देता हूं कि हॉब्स की जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है कॉमनवेल्थ, सॉरी, लेवियाथन। हॉब्स की पुस्तक का नाम क्या है? लेवियाथन। लेकिन आप मुझे ये बताओ कमेंट में कि हॉब्स ने लेवियाथन किसको कहा? हॉब्स ने लेवियाथन किसको कहा? आप मुझे ये बताइए कमेंट में साथियों, फिर मैं मान जाऊंगा कि हाँ, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, साथियों, ठीक है ना? तो मैंने आपको क्या बताया कि इसी से राज्य बना, इसी से सरकार बनी और इसी से क्या बना? नागरिक समाज बना। इसी ने, हॉब्स ने इन्हीं को क्या प्रदान करी? कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी। हॉब्स के सामाजिक समझौते के बाद हॉब्स के सामाजिक समझौते के बाद हॉब्स के सामाजिक समझौते के बाद व्यक्ति प्रभु सत्ता के आदेशों से पूरी तरह बंध गया था। समझ पा रहे हैं साथी? पूरी तरह बंध गया था। लॉक का सामाजिक समझौता द्विपक्षीय है। लेकिन लॉक ने क्या सामाजिक समझौता दिया? लॉक का सामाजिक समझौता द्विपक्षीय है। कैसा है? लॉक का सामाजिक समझौता क्या है? द्विपक्षीय है। एक समझौते से राज्य बना तथा दूसरे समझौते से सरकार बनी। एक समझौते से राज्य बना, एक समझौते से राज्य बना तथा दूसरे समझौते से सरकार बनी। क्या बनी? सरकार। दूसरे समझौते से
सरकार बनी। लॉक के सामाजिक समझौते के बाद भी व्यक्ति पहले की तरह स्वतंत्र रहता था। देखिए, लॉक के समझौते के बाद लॉक के सामाजिक समझौते के बाद व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र रहता था। तो लॉक के सामाजिक समझौते के बाद व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र रहता था। लॉक का पहला समझौता सामाजिक है। लॉक का पहला समझौता सामाजिक है। लॉक का मैंने बताया लॉक ने क्या समझौता किया। पहला समझौता जो लॉक ने किया उसके तहत क्या बनी, राज्य बना, और दूसरे समझौते के तहत सरकार बनी। जभी तो क्या हुआ, जभी तो साथी द्विपक्षीय कहलाया। तो लॉक का पहला समझौता एक पक्षीय है। सही बात है, एक पक्षीय, केवल व्यक्तियों के बीच संबंध हुआ, यानी कि समझौता हुआ जिससे राज्य बना। लॉक का पहला समझौता एक पक्षीय है जो व्यक्तियों के बीच हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप राज्य बना। क्या बना? राज्य बना। और इसके परिणाम स्वरूप राज्य बना। वही दूसरा समझौता राजनीतिक है। वही दूसरा समझौता राजनीतिक है। वही दूसरा समझौता क्या है? राजनीतिक है। इसमें व्यक्तियों और सरकार के बीच समझौता हुआ जो सशर्त था। तो ये क्या था? जो सशर्त था, शर्त के तहत बनाया गया था। जो जनता और सरकार के बीच हुआ, यानी शासक के बीच हुआ, सरकार या शासक के बीच हुआ। जो क्या था? जिसके जनता ने अपने प्राकृतिक अधिकारों का दायित्व सरकार को सौंपा। लिखिए साथियों, जो सशर्त था उसके बाद लिखा है जनता ने अपने प्राकृतिक जनता ने अपने प्राकृतिक अधिकारों का दायित्व सरकार को सौंपा। और सरकार ने उनकी सुरक्षा का वचन दिया।
सरकार ने उनकी सुरक्षा का वचन दिया। इस प्रकार इस समझौते के द्वारा सरकार बनी। यह समझौता जनता की सहमति पर आधारित था। इस प्रकार इस समझौते से सरकार बनी। सरकार बनी। यह समझौता जनता की सहमति पर आधारित था। तो ये समझौता किस पर? जनता की सहमति पर आधारित था। अतः सरकार इसके परिणाम से लिखिए, यह समझौता जनता की सहमति पर आधारित था। इस समझौते के परिणाम स्वरूप एक सीमित सरकार बनी। अतः इस समझौते के परिणाम स्वरूप एक सीमित सरकार, इसे हम बोलते हैं संवैधानिक सरकार बनी। क्योंकि यह समझौता सशर्त था। कैसा था? सशर्त था। एक सरकार बनी, कैसी? संवैधानिक सरकार बनी या फिर एक सीमित सरकार बनी। क्योंकि यह समझौता कैसा था? यह समझौता साथियों सशर्त था। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको बताया कि सामाजिक समझौते का जो सर्वप्रथम विचार है वो किसने दिया? तो हॉब्स ने दिया। और इसको उदारवादी रूप किसने प्रदान किया? तो लॉक ने प्रदान किया। हॉब्स का सामाजिक समझौता मैंने आपको बताया कि ये एक पक्षीय था। हॉब्स का सामाजिक समझौता एक पक्षीय था, अर्थात व्यक्तियों के बीच ही संबंध हुआ था। व्यक्तियों में ही संबंध हुआ था। शासक में और व्यक्तियों में कोई संबंध नहीं हुआ। अर्थात सरकार और व्यक्तियों के बीच कोई संबंध नहीं हुआ अधिकारों को लेकर के। हॉब्स ने कहा कि हॉब्स के सामाजिक समझौते में कहा गया कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप रहा हूं, उसी प्रकार से तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप दो। लेकिन कैसे सौंपी गई? तो बिना शर्त के सौंपी गई साथियों, बिना शर्त के सौंपी गई। अर्थात राज्य यानी कि सरकार में और व्यक्तियों में कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन केवल व्यक्तियों में समझौता हुआ, जिससे राज्य भी बना, सरकार भी बनी और नागरिक समाज भी बना। इसे हॉब्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी, कॉमनवेल्थ भी कहा। समझ पा रहे हैं साथियों मेरी बात आप? वही लॉक ने सामाजिक समझौता किया, लेकिन ये लॉक का सामाजिक समझौता द्विपक्षीय था। कैसा था? द्विपक्षीय था। लोगों ने कहा कि हम अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में एक समूह में सौंप रहे हैं, लेकिन सशर्त सौंप रहे हैं। कैसे सौंप रहे हैं? सशर्त सौंप रहे हैं। एक तो समझौता व्यक्तियों के बीच हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप राज्य बना। जब व्यक्तियों में समझौता हुआ कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप रहा हूं, एक समूह में सौंप रहा हूं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप दो। तो इसके परिणाम स्वरूप राज्य बना। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब अधिकार और शक्तियां सौंपे तो उस समय सरकार से भी क्या करा? सरकार से भी एक समझौता किया, जो कि अगर हम अपने अधिकार और शक्तियां आपको दे रहे हैं तो सरकार ने भी उसकी सुरक्षा का वचन दिया। तो इसलिए लॉक का जो समझौता था वो द्विपक्षीय था।
कैसा था? द्विपक्षीय था। और जब द्विपक्षीय होने के नाते हमें क्या प्राप्त हुआ? एक सीमित सरकार या फिर संवैधानिक सरकार प्राप्त हुई। हमें एक सीमित सरकार या फिर संवैधानिक सरकार प्राप्त हुई साथियों। संवैधानिक सरकार प्राप्त हुई। अगर हम हॉब्स के हिसाब से चलते तो कहीं ना कहीं एक निरंकुश शासक बन जाता, निरंकुश सरकार बन जाती जो अपने अनुसार कार्य करती, व्यक्तियों के अधिकारों से उसको मतलब नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा के या फिर शासक के प्रभु सत्ता के आदेश जो थे, एक प्रकार से उनको आदेशों ने जनता को बंदी बना लिया, व्यक्तियों को बंदी बना लिया था। इसी के चलते लोग के दिमाग में विचार आया कि हमें कहीं ना कहीं सशर्त ये समझौता कराना चाहिए। तो जब ही तो लोग ने द्विपक्षीय समझौता दिया कि एक समझौते में राज्य बना, दूसरे समझौते में सरकार बनी। समझ पा रहे हैं साथियों? और सरकार ने इनके अधिकार और शक्तियों को सुरक्षा करने का वचन दिया। तो शर्त बहुत जरूरी है साथियों। अगर हम बिना शर्त के ही अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति में सौंप देंगे तो कहीं ना कहीं वो निरंकुश हो सकता है। वो अपने हिसाब से तुम्हें अपने डील करेगा, तो अपने हिसाब से सरकार चलाएगा। आपकी कोई स्वतंत्रता, कोई समानता कुछ है ही नहीं, अपने हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए लॉक द्वारा जो सामाजिक समझौता बताया गया वो द्विपक्षीय बताया गया, और हॉब्स का द्वारा जो सामाजिक समझौता बताया गया वो हमारा एक पक्षीय बताया गया। समझ पा रहे हैं साथियों? लॉक के एक समझौते के तहत राज्य बना, जो क्या था? जो सामाजिक था, जो सामाजिक था। दूसरा समझौता राजनीतिक था, जिसमें लोगों में और यानी कि लोग व्यक्तियों में और राज्य में समझौता हुआ। ठीक है साथियों? तो ये हमारा हॉब्स का और लॉक का सामाजिक समझौता था। दोनों में अंतर करके मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। ठीक है? तो आज के लिए मैं यही विदा चाहता हूँ। अपने परिवार को और ज़्यादा बड़ा कीजिए साथियों। आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो एफएम गोल्ड परिवार भी बेकार है, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।